बेटा ये क्वेश्चन है, इसके कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व कर रहे हैं। अब तकरीबन रोजाना ही एटीपी क्लास करेंगे इंशाल्लाह 9 के अराउंड। ये नवंबर 2022 का रिसेंट ईयर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एटीपी। तो जब मैं 3 4 5 पेपर सॉल्व कर लूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा ये बहुत आसान पेपर है, ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मेरी नींद तो नहीं है। जी बेटा, क्वेश्चन ये है कि a student measures the refractive index of oil. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल मेजर कर रहा है और अगर हम याद करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, हम लोगों ने लाइट की बात की, टेक्स प्लेस एट बाउंड्री। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये था। बाउंड्री से क्या मतलब है? जैसे फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक इस तरह का एक ग्लास स्लैब है। तो इस ग्लास स्लैब का अगर हम आपको बोलते हैं कि लाइट की रे, ये लाइट की रे इंसिडेंट है, तो ये पोर्शन जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पोर्शन बाउंड्री बन जाएगा फॉर दिस लाइट रे। अब
जी बेटा, आवाज आ रही है मेरी? मुझे व्हाट्सएप कर दें अगर आवाज आ रही है तो। ओके, ठीक है, तो मेरे कोई नेट का प्रॉब्लम था। आई होप स्क्रीन भी शेयर हो रही है। ओके, so we are starting again from the beginning. A student measures the refractive index of oil. Oil is poured into a semicircular transparent plastic container as shown in figure 1.1. This is the container. इसमें इसने सेमी सर्कुलर है और इसके अंदर इसने जो है ऑयल को पोर कर दिया है. The container is placed on top of a 360-degree protector as shown in figure 1.2. ये फिगर 1.2 है और इस फिगर के अंदर जो है इसने ये शो किया है. ये जो मैंने यहाँ पे मार्किंग्स की हैं ये आपको नजर आ रही हैं. यहाँ पे मार्किंग्स, ये एंगल की मार्किंग्स हैं और ये समझाने के लिए कि 360 डिग्री प्रोटेक्टर पे इस तरह से मार्किंग्स होती हैं. इस 360 डिग्री प्रोटेक्टर के ऊपर इसने ये सेमी सर्कुलर जो ब्लॉक है इसको रख दिया है और इसके अंदर ये जो मैंने शेड किया, दिस इज ऑयल, ये इसने ऑयल को पोर किया है. आई होप इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमें ये समझ में आ गई है डायग्राम, कि डायग्राम क्या एग्जामिनर इसमें हमें बताना चाह रहा है. मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें. अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये कह रहे हैं कि the line AB shows the position of the flat side of the plastic container. ठीक है, ये जो लाइन ए बी है दैट इज द फ्लैट साइड ऑफ द कंटेनर. यानी अगर ये कंटेनर की फ्लैट साइड है, इसकी बात कर रहे हैं, फ्लैट साइड लाइन ए बी पे है यहाँ पे. A ray of light is incident at the midpoint of AB with an angle of incidence 30 डिग्री. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके पास 30 डिग्री है एज शोन इन फिगर 1.2. अब हम इसको देखते हैं, इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं. तो बेटा हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो ये है. ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. अभी इसको रेज कर दें. बेटा ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं. ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. ठीक है, मैं इस इंसिडेंट रे को ये आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ ब्लू कलर से. ये हमारी इंसिडेंट रे है और आप सबको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन आप लोगों को याद होगी. इट्स द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे. दिस इज योर नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है और ये आपका इंसिडेंट रे है. इनके बीच में जो एंगल है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. और अगर आप इसको मेजर करें तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनेगा, ये फ्रॉम द नॉर्मल ये हो गया यहाँ तक 10, ये 20 और ये 30, जो कि हमें एग्जामिनर ने बताया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री. ये क्वेश्चन में इसने बताया यहाँ पे. State one property of the oil that is needed to ensure the experiment work. एक्सपेरिमेंट जो है हमारा काम करे, इसके लिए ऑयल की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. देखिए हम इसको टॉप से देख रहे हैं. जब हम टॉप से देख रहे हैं तो हमें लाइट, जब जो भी लेजर लाइट हम यूज कर रहे होंगे वो लाइट जब इस ऑयल में से क्रॉस करेगी तो वो लाइट हमें दिखनी चाहिए. तो इसका मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर ऑयल हमने पोर किया हुआ है ये ऑयल कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट ऑयल होना चाहिए, जैसे हमारे पास कुकिंग ऑयल होता है. ठीक है, इस तरह का ट्रांसपेरेंट ऑयल होना चाहिए. तो कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे एग्जामिनर को आप बताएंगे कि ऑयल आपके पास कैसा होना चाहिए. ऑयल आपके पास जो है वो ट्रांसपेरेंट ऑयल की जरूरत है. ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको बात क्लियर है.
तो क्योंकि हम लाइट को व्यू कर रहे हैं थ्रू दैट ऑयल, तो ऑयल में अगर फर्ज करें आप सोचे ब्लैक कलर का ऑयल होगा तो क्या आपको ऑयल नजर आएगा? ठीक है, तो वो तो आपको नजर नहीं आएगा ना, तो इसलिए ट्रांसपेरेंट ऑयल जो है वो आपके पास वो काम करेगा। देन द नेक्स्ट पार्ट ऑन फिगर 1.2 मेजर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर करना, ये जो आपके पास अब मैं जिसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको मैंने अभी हाईलाइट किया, इसको मैं लेबल भी कर देता हूँ, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मेजर करना, थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बेटा याद करें, दिस इज द एंगल बिटवीन, दिस इज नॉर्मल एंड दिस वन इज रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच में जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो ये अब आपको डायग्राम पे नजर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे इसका आंसर बताएं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? शाबाश, जल्दी करें, स्क्रीन शेयर हो रही है, मुझे आंसर करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें। यस, गुड, इट्स 21, इट्स नॉट 20 बेटा, 20 से थोड़ा सा आगे है। जी बिल्कुल सही है बेटा, 21 है, सही है, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है ना? ये यहाँ अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ से आपको फिर से बता देता हूँ। ये हमेशा जो नॉर्मल होता है उसको जीरो कंसीडर किया जाता है, जीरो से यहाँ तक ये 10 है, 10 से यहाँ तक ये 20 है, और 1 डिग्री ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, इट्स 21। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 21 डिग्रीज। आई होप कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये हम इसको समझ चुके हैं। The student repeats the procedure described in A and measures the angle of refraction R, ठीक है, of angle of incidence 15, 45, 60 and 75। उसने यहाँ पर इस रे के जो इंसिडेंट रे है, दिस वन, ये इंसिडेंट रे, इस रे के उसने डिफरेंट एंगल किए चेंज, 15, 30, 45, 60, इस तरह के कुछ एंगल्स की वैल्यूज दी है जी, ये एंगल की वैल्यूज दी है उसने, चेंज करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर किया। ठीक है, समझ गए आप लोग बात? पहले यानी कि यहाँ पर उसने 15 डिग्री पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर किया, फिर इस तरह 30 डिग्री पे, फिर 45, फिर 60, इस तरह से उसने डिफरेंट एंगल्स पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को वर्कआउट किया, कैलकुलेट किया, एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया, कैलकुलेट नहीं किया। अब ये कंप्लीट टेबल 1.1 और विद योर वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम A2। तो A2 पार्ट को देखते हैं, A2 पार्ट कौन सा है हमारा? A2 पार्ट ये रहा, जहाँ पे हमने एंगल की वैल्यू फाइंड की थी, दैट इज 21। तो हम यहाँ पे अपनी वैल्यू मार्क कर लेते हैं, दैट इज 21। तो हमारा यहाँ पे वैल्यू है 21। कंप्लीट टेबल के बाद ऑन द ग्रिड प्रोवाइडेड इन फिगर 1.3 plot a graph of R on y-axis against I on x-axis, R on y-axis and I on x-axis। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये मेरा ठीक है, R on y-axis, ठीक है, तो कैसे लिखते हैं? R स्लैश इट्स यूनिट्स डिग्री, यहाँ पे आ गया I स्लैश इट्स यूनिट्स डिग्री, ये देखिए, ठीक है, I और इसका यूनिट डिग्री, सही है बेटा? अब उसके बाद y एक्सिस पे ब्लॉक्स काउंट करते हैं, ये आपका 1, लार्ज ब्लॉक्स में काउंट करता हूँ, मेरी आदत है 3, 4 और 5 ब्लॉक्स, और आर के मैक्सिमम रीडिंग हमारे पास 45 है, दैट मींस 10 का हम यहाँ पे स्केल ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40 एंड दिस इज 50।
अब एक्स एक्सिस पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये हमारे पास 8 blocks है and the maximum reading on x axis is 75। 8 blocks है मतलब 10 का लेंगे, 8 10 टाइम्स 80 हो जाएगा। बेहतरीन ग्राफ बन गया, बहुत आसान था ये तो। जी सही है, एक्सिस लेबल्ड हो गया बेटा और हमने ग्राफ भी लिख दिया। अब हमें प्लॉटिंग करनी है। आई जब 15 डिग्री है तो हमारे पास आर की वैल्यू 11 है। तो आई 15, अगर हम 15 पे आई को देखें, ये हमारे पास 15 होगा और यहाँ से बेटा ये हमारे पास 11 है। तो ये हमारा पहला प्लॉट आ गया 15 पे 11, फिर 30 पे 21, 30 पे 21, ठीक है ना, ये 20 ये 21, ये 21 पे मेरा दूसरा प्लॉट आ गया। फिर 45 पे 31, 45, दिस इज 45 पे 31, 31 is somewhere here, ये हमारा 31 आ गया। देन 60 पे 39, 60 पे 39, ये बेटा हमारा 60 पे 39, दिस इज 39, ठीक है ना। देन 75 पे 45, तो 75 is somewhere here और 45 इसमें बनेगा 45। ये हमारे प्लॉट्स आ गए। मैंने आपको मना किया था कि एक तो कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के डॉट्स लगा देते हैं, ये मैं ग्राफ पे शो कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे डॉट्स लगा देते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये डॉट लगा के यू कर देते हैं। ये आप नहीं, इससे अवॉइड करिएगा, ठीक है। मैथ्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी, फिजिक्स में भी, हर जगह पे इस तरह के क्रॉस बनाने आते हैं, सही है। अब बेटा अब रिक्वायरमेंट क्या है, प्लॉटिंग तो कर ली हमने, तो रिक्वायरमेंट ये है ड्रॉ अ स्मूथ कर्व ऑफ बेस्ट फिट। बेस्ट फिट कर्व ड्रॉ करना है। अब मैं बेस्ट फिट कर्व इस पर ड्रॉ करता हूँ। बेस्ट फिट लाइन या बेस्ट फिट कर्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉट्स से हमारा ग्राफ क्रॉस करता है। नंबर ऑफ प्लॉट्स अबव एंड बिलो द लाइन जो होते हैं वो हमेशा सेम होता है, सही है। अब हम यहाँ पे बेस्ट फिट जो हमारा कर्व है उसको कोशिश करते हैं ड्रॉ करें। तो जी बेटा, मेरे ख्याल में ये बेस्ट फिट मुझे लाइन नजर आ रही कर्व इसका, ठीक है। देखिए नंबर ऑफ प्लॉट अबव एंड बिलो आर सेम और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉट से लाइन हमारी क्रॉस कर, ठीक है। ये हमारा बेस्ट फिट कर्व आ गया। इसके बाद डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आर। आई एंड आर का रिलेशनशिप तो आई और आर का रिलेशनशिप अगर हम सोचे तो बेटा आप देखिए, एज आई इज इंक्रीजिंग, आई 15, आर 11 है, 30 21 हो गया, 45 31, इसका मतलब जैसे जैसे आई इंक्रीज कर रहा है आर भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये कर्व है, इट्स नॉट ए डायरेक्ट प्रोपोर्शनल,
डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के लिए क्या होना चाहिए? डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी के लिए आपके पास अगर ये आपकी एक्सिस है तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो स्ट्रेट लाइन ये होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहली बात कर्व है, और ये ओरिजिन से भी स्टार्ट नहीं हो रहा, हमें थोड़ी पता है, हम तो इन पॉइंट्स को देख रहे हैं जो हमें नजर आ रहे हैं। तो इट्स ए स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, सिंपल आंसर होगा। आपने मैथमेटिकल यहाँ पे देखे इंफॉर्मेशन को यहाँ पे, तो आपको ये मैथमेटिकल खुद बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, जैसे जैसे आप आई को बढ़ा रहे हैं साथ में आर भी इंक्रीज करता जा रहा है। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं। ठीक है, तो दोनों जो है वो जैसे जैसे आई बढ़ा रहे हैं तो आर भी बढ़ते गए। मेरे ख्याल है इसमें प्रॉब्लम नहीं है अभी। उसके बाद बेटा ये कह रहा है यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर व्हेन आई इज 50 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 पे ग्राफ से आपने रीडिंग को रीड करना है। तो इसको रीड कर लेते हैं बेटा अभी। आई है 50 डिग्री, ये रहा। और यहाँ से मैं इसको रीड कर दूं। ठीक है, ये मैं एक मिनट, एग्जाम में इसी काम किया जाता है, लेकिन ये लाइन जो होती है ये इस तरह से ब्रोकन होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ से कितना आ रहा है? 30, 31, 32, 33, 34। तो हमारा आर आ रहा है 34 डिग्री। ठीक है जी, 34 आ रहा है, बिल्कुल सही आप लोगों ने रीड किया, शाबाश। सही है बेटा। ये एग्जाम में इस तरह की डॉटेड लाइन से जब भी ग्राफ से कुछ रीड करेंगे आपको शो करना पड़ेगा। तो कहाँ पर लिखना था? 34 लिख लिया। नेक्स्ट क्या है? थ्योरी सजेस्ट दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n of the oil is given by sin I upon sin r using I and your value of r from B3। B3 का, दिस इज योर B3, ये B3 है, इसमें I की वैल्यू 50 है और R आपने 34 फाइंड किया। ठीक है, तो एंगल I आपके पास 50 डिग्री है और एंगल R आपने फाइंड किया 34 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर इसको प्लेस करते हैं, साइन ऑफ 50 डिग्री अपॉन साइन ऑफ 34 डिग्री। आंसर बताओ बेटा व्हाट्सएप पर, कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएं। वन पॉइंट थ्री सिक्स नाइन नाइन। ओके, 1.3699। एग्जामिनर ने यहाँ पर एक चीज बड़ी क्लियरली मेंशन की है, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर में 3 में कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर ये हमारे पास जो आंसर राउंड ऑफ होके क्या बनेगा? ये बन गया 1.37। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया।
आई होप सब लोग क्रिस्टल क्लियर हैं। ठीक है, दो में गिवन है तो वन मोर में लिख लेंगे बेटा, 1.4 भी चल जाएगा। ठीक है, on figure 1.4 sketch the graph when sin r is plotted against sin I. No calculations are required. अब बेटा पहले उसने जो ग्राफ आपसे प्लॉट कराया यहाँ पर, that is between I and R. Now he is asking to plot a graph between sin R upon sin I. यानी इसने पहले यहाँ पर R और I का ग्राफ प्लॉट किया, आपने ये कर्व ड्रॉ किया था। अब ये आपसे कह रहा है sin I और sin R का ग्राफ प्लॉट करो। बेटा ये आपको इक्वेशन यहाँ पे नजर आ रही है, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। ये n की वैल्यू नजर आ रही है ना, n इज इक्वल टू साइन ऑफ I अपॉन साइन ऑफ R। तो बेटा अगर साइन R को इधर ले जाए तो साइन I इज इक्वल टू n टाइम्स साइन R, ये बनेगा। ठीक है, आपको पता है हर मटेरियल के लिए n की वैल्यू, हर मटेरियल के लिए n की वैल्यू कांस्टेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ साइन I इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल विद साइन R। ठीक है, सही है ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर ग्राफ सोचें तो जो हमारा एक्सपेक्टेड ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए। एक्सपेक्टेड ग्राफ हमारा, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हमें कैसे पता लगा, वी यूज दिस मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स हमने यूज किया। दिस इज हाउ वी कम टू नो कि n जो है दैट इज साइन I अपॉन साइन R। तो n की वैल्यू मैंने आपको बताया ये कांस्टेंट है, तो आपके पास साइन I और साइन R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गए। और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का जो ग्राफ होता है इट्स अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, आई होप ये क्लियर है बात, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एन की वैल्यू बेटा हर मटेरियल की अपनी होती है और वो कांस्टेंट होती है। पानी की अपनी होगी, ग्लास की अपनी होगी, हर मटेरियल के लिए एन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट होगी। आपको हर चीज का पता है बेटा, सही है। इस ग्राफ का ग्रेडियंट को बताया मुझे किसके बराबर होगा। इस ग्राफ का ग्रेडियंट किस वेरिएबल के बराबर होगा। ग्रेडियंट किसके बराबर होता है। राइज अपॉन रन। तो यहाँ पर राइज है साइन आर और रन जो है वो है साइन आई। तो साइन आर अपॉन साइन आई किसके इक्वल होता है, कोई फॉर्मूला पढ़ा है ऐसा आप लोगों ने। साइन आर अपॉन साइन जो है ये आपके पास एन के इक्वल होगा, या 1 अपॉन एन अगर कोई कहना चाह रहा है तब भी ठीक है। ठीक है, वैसे हम एन कहते हैं क्योंकि ये डेंसर टू लेस डेंसर की बात हो गई। खैर आप इस क्वेश्चन पे स्टक करें, इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। आपको पता लग गया कि स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, suggest one reason why the practical method used in investigation might not give an accurate value of n। इस एक्सपेरिमेंट में n की एक्यूरेट वैल्यू आपके पास जो है वो क्यों नहीं हो सकती, इसका रीजन अब आपको यहाँ सोचना है। ये कंटेनर है और कंटेनर के ऊपर इसको हमने 360 डिग्री के प्रोटेक्टर पे रखा और लाइट को हमने इसमें से पास कराया। तो हमारे पास रीडिंग्स जो है वो एक्यूरेट क्यों नहीं आ सकती, वन ऑफ द रीजन आपको जो है वो आपको बताना है।
जी, कोई आइडिया दे किसी के जहन में आइडिया हो? बहुत सारे इसमें से हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो ये भी हो सकता है, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो जो मेरे जहन में फर्स्ट रीजन आ रहा है, क्वेश्चन ये है बेटा, suggest one reason why the practical method used in this investigation might not give an accurate value of n. स्पीड्स तो बेटा जब डिफरेंट मीडियम में जाते हैं तो वो चेंज हो जाती है ना, स्पीड का तो लॉजिक नहीं बनेगा। सही है। जब भी बेटा एक्यूरेसी को सोचा जाता है ना, या कोई एरर सोर्स की देखी जाती है, उसमें हम अपने इंस्ट्रूमेंट को सबसे पहले सोचते हैं। ठीक है ना, हमारा इंस्ट्रूमेंट ये है, ये इंस्ट्रूमेंट है, मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ। और इस इंस्ट्रूमेंट में क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसका प्रिसीजन क्या है? कोई मुझे बता सकता है? मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसका कोई मुझे प्रिसीजन बता सकता है? जी, प्रिसीजन या लीस्ट काउंट बेटा, मिनिमम मेजरमेंट आप कितनी कर सकते हैं? अगर ये 0 है और ये 10 है, तो ये एक स्मॉल डिवीजन, ये एक स्मॉल डिवीजन जो इसको मैं इस वक्त हाईलाइट कर रहा हूँ, इस स्मॉल डिवीजन की क्या वैल्यू होगी? जल्दी से कोई कैलकुलेट करें, बताएं मुझे। दिस इज कॉल्ड प्रिसीजन, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, दिस इज 2। तो इसका जो एक्यूरेसी है वो ±2 डिग्री है। यस, हमेशा ये सोचना है सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को, एक्यूरेसी को। ये लाइट वाइट के एक्सपेरिमेंट में हमेशा एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सोची जाती है पहले पहले। ठीक है, वन ऑफ द सोर्स यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, द एक्यूरेसी ऑफ द गिवन प्रोटेक्टर इज ±2 डिग्रीज। एक रीजन तो ये हो गया। हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, हम ज्यादा रीजन सोचेंगे। पहला तो ये हो गया। ठीक है, आप इसका मतलब समझे, ये इसमें गलती का वो क्या है, ये भी क्लियर कर दूं मैं आपको। ये थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ। फर्ज करते हैं बेटा, मैं एक रे जो है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक रे और ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको रेज कर रहा हूँ ताकि इंस्ट्रूमेंट का आपको क्लियर हो कि ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरा मैसेज क्या है, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैं एक रे यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ और इसका एंगल जो है, इस रे का, ये रेड वाली रे जो मैंने ड्रॉ की है, इस रे का हम एंगल जो है यहाँ से अब सोचेंगे। मैं नॉर्मल को दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ। दिस इज आवर नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है, एंड आई नीड दिस एंगल। कैन एनीवन रीड इट? कोई इसको रीड कर सकता है, मुझे बता सकता है ये एंगल कितना है? सबको नजर आ रहा है? तो रीड कर सकता है? आप लोग मुझे बता रहे हैं 27। ठीक है, अब देखते हैं जरा। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे ये 10 आ गया, दिस इज 20 एंड दिस इज 22। 1 डिग्री 2 के इक्वल था ना, 20, 22, 24, 26 एंड दिस इज 28। आई एम जूमिंग इट। अब देखो, if someone is saying it's 27 degrees, तो एग्जैक्ट सेंटर तो नहीं है, 27 तो नहीं हुआ। ठीक है, अब हमारी बात समझ गए? तो अगर किसी के जहन में ये है कि ये 27 है, देखो आप एक्यूरेटली 26 मेजर कर सकते हो, दिस इज 26, या एक्यूरेटली 28 मेजर कर सकते हो। इसके बीच में जब आपके पास ये होगा, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो।
ये मेजरमेंट तो नहीं हुई ना, ये जो आपने एंगल रीड किया दिस इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेशन। ये तो आप 27 या कोई मुझे अगर 27.5 बोल रहा है तो ये सारी की सारी क्या है, अप्रोक्सीमेशन है। एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यू 26 हो सकती थी या 28, ऐसा है। ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं ना इस बात से? सही है ना बेटा? सबने रीड किया, दोबारा से देख लो। दिस इज 0, हमने यूं जाना है ना बेटा, ये रेड तक जाना है। 0, 10, ये वाली लाइन 20, फिर दिस इज 22, 24, 26, 28। तो दिस इज समवेयर इन बिटवीन 26 एंड 28। तो ये हमारी मेजरमेंट नहीं हो रही, ये हमारी अप्रोक्सीमेशन हो रही। तो ये इनएक्यूरेसी होगी ना, हमारे रिजल्ट्स पे इफेक्ट करेगी ना बेटा। अब जैसे किसी बच्चे ने इसको 27 रीड किया, कोई 27.5 कह रहा है, तो हर एक का एक डिफरेंट रीडिंग होगी। तो ये कोई एक्यूरेट मेजरमेंट तो नहीं हुई। अब आपको हमारा मैसेज कन्वे हुआ कि इनएक्यूरेसी कैसे आ रही है। सही है, क्लियर है ना ये बात? इंस्ट्रूमेंट का ये इनएक्यूरेसी है। अगर इसके बजाय अगर फर्ज करते हैं इन दो डिविजन्स को एक एक फर्दर या दो दो फर्दर डिविजन्स में यूं या 4-5 डिविजन्स में यूं डिवाइड किया होता, तो जैसे हमारे पास ये हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर होती है, वो एक एक डिवीजन पे डिवाइडेड होती है, तो उसको रीड करना कंपैरेटिवली इजियर है। कुछ के पास 0.5 वाली भी होती है। बहरहाल इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है। आई होप मेरा मैसेज कन्वे हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें प्रॉब्लम। So one of the reason I've mentioned is that the protector is accuracy of the protector is plus minus 2%. That is one of the cause that could cause us a problem. ये हमें problem cause कर सकता है, मतलब हमारी measurement में inaccuracy लेके आएगा। दूसरा एक और reason भी हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर इसको कोशिश करता हूँ, मैं इस ब्लॉक को ड्रॉ करूँ, ये हम टॉप से देख रहे हैं, सेमी कोशिश कर रहा हूँ सेमी सर्कुलर ड्रॉ हो जाए मुझसे। ये एक सेमी सर्कुलर मैंने ब्लॉक बनाने की कोशिश की है, और ये बेटा ये थिक होगा ना बेटा, इसकी थिकनेस भी होगी। ठीक है, तो जब लाइट की रे, यानी मैं कहना प्रॉपर बन नहीं सका, मैं एक बेस लाइन को मैं थिक कर देता हूँ। इस तरह से होगा बेटा, यूं सोचो आप, और ये यूं आपको नजर आएगा, ये ज्यादा बेहतर है। तो लाइट की रे जब इस ग्लास में या प्लास्टिक में एंटर होगी, तो बेटा विद इन द ग्लास भी तो रिफ्रैक्शन होगी, उसके बाद ये ऑयल में जाएगी और ऑयल से फिर ग्लास से बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये एक्चुअल ये रिफ्रैक्शन जो है, ये ऑयल अकेले ऑयल में नहीं हो रही, ये ग्लास में भी रिफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है ना, पहले तो ग्लास में एंटर होगी, वहां पे भी तो बेंड होगी। ठीक है, उसके बाद ऑयल में जाएगी, ऑयल से फिर ग्लास में आएगी, फिर एयर में जाएगी। तो ये आपके पास यानी कितनी जगहों पे रिफ्लेक्शन है, एंटर होते हुए पहले ग्लास में, फिर ग्लास से ये ऑयल में, फिर बाहर निकलते हुए ये ग्लास में एंटर होगी, ग्लास से फिर एयर में जाएगी। दिस इज अनदर सोर्स ऑफ एरर। ये भी एक और सोर्स ऑफ एरर है। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि लाइट is refracted by container due to its thickness। थिन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, या थिकनेस भले कितना भी हो, हम तो थिकनेस की वजह से होगी, थिकनेस इतना सही नहीं है। बस यहाँ पे लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय कंटेनर, ये दो हमारे पास सोर्स आ गए। तो प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बताएं। तो ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन के अंदर जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वो यही था कि ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक सेमी सर्कुलर आपके पास कंटेनर है, उसके अंदर आपने एक ऑयल फिल किया, उसको 360 डिग्री के प्रोटेक्टर के ऊपर प्लेस कर दिया। उसके बाद आपने डिफरेंट एंगल से लाइट की रेस को इंसिडेंट कराया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने मेजर किया। लाइट इस ऑयल में से क्रॉस कर रही थी, आपने बहुत आसानी से उस ऑयल में से लाइट को क्रॉस करके बाहर निकलते हुए
जो वो एंगल बना रहा है, जिसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, ये देखिए ये एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो ये आपने मेजर किए, आपने ग्राफ प्लॉट किया पहले आर और आई के दरमियान, उसके बाद आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस वैल्यूज को कलेक्ट करके रीड करके फ्रॉम द ग्राफ आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट किया। उसके बाद इसमें प्रैक्टिकल जो आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती थी वो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली कि जो प्रोटेक्टर है उसकी एक्यूरेसी ±2% है, और साथ में आपने बताया कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी बाय द कंटेनर, क्योंकि उसके अंदर भी लाजिम बात है ग्लास में जाएगी या जो भी है प्लास्टिक है, मेरे ख्याल से प्लास्टिक में जाएगी और उसके बाद दोबारा ऑयल में आएगी। सही है, तो अभी इसको मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, बाकी कल मैं इसका रिमेनिंग पूरा पेपर कल कर लेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा खांसी बहुत ज्यादा हो रही है, तो तो ये कल जो है ना इसके जो बाकी 3 सवाल है वो भी कर लेंगे। तो आई विल ट्राई कि अब हमारी रोज एटीपी की क्लास हो जाएगी अराउंड 9 o'clock के 8:30-9 बजे के दरमियान में। जो लोग अटेंड नहीं कर सकेंगे उनके लिए मैं इसको फिर बाद में अपलोड कर दूंगा, कोई रिकॉर्डिंग उसकी मैं जो भी होगी, ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं हो रही होगी। तो बाकी कल फिजिकल क्लास में इंशाल्लाह न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट करें। अब कल मुलाकात होगी कल रात को, लेकिन मैं ऑनलाइन ये क्लास लाजमी लूंगा, अराउंड यही टाइम होगा 8:30 to 9 के दरमियान में क्लास में स्टार्ट करूंगा। आई ट्राई कि हम पूरा पूरा एक पेपर एक सेशन में करें। आज तो खैर मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो रही है, तो कल से इंशाल्लाह, ठीक है बेटा, तो कल आप लोगों से फिर मुलाकात होती है फिजिकल और फिर रात को ऑनलाइन। अल्लाह हाफिज बेटा, टेक केयर।